सुंगा डायनेस्टी हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, अच्छा अब सुंगा डायनेस्टी में है क्या कि पहला शासक कौन हुआ? पहला शासक हुआ पुष्यमित्र शुंग। पहला शासक कौन हुआ? पुष्यमित्र शुंग पहला शासक हुआ। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, तो एज इट इज याद कर लेना पुष्यमित्र शुंग। दूसरा शासक कौन हुआ? दूसरा शासक हुआ अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र हुआ। ठीक है, अग्निमित्र हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से और आगे बढ़ेंगे तो वसुमित्र मिलेगा, वसुमित्र मिलेगा, और आगे बढ़ेंगे तो भागभद्र मिलेगा। ठीक है, कौन मिलेगा? भागभद्र मिलेगा। ठीक है, बीच में और भी शासक है, ऐसा नहीं कि इसके बाद ये तीसरा ये चौथा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, ठीक है, उनको ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि सभी बता रहे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप समझते चलेंगे भागभद्र। ठीक, और लास्ट में कौन? देवभूति। ठीक है, देवभूति। तो है क्या कि पहले तो इसी का एक फ्लो चार्ट बनेगा और आप इसी हिसाब से जैसे जैसे मैं लिखता चल रहा हूँ ऐसे ऐसे आप भी लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, है ना? नोट्स आपके लिए अनिवार्य है, जरूरी। ठीक है, नोट्स आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है ना? जो भी डाउट हो हेल्पलाइन नंबर पर भेजना। ठीक है भैया, हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, जो भी डाउट हो अभी ना पूछो। ठीक है, या तो फिर क्लास में एंड में पूछ लेना। चलो, तो है क्या कि ये भैया शासक है। ठीक है, इस वंश के प्रमुख, इन्हीं को सीक्वेंस से आपको पढ़ना है, जानना है, समझना है। ठीक है, अब पहली चीज जो यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रही है वो ये हो गए इस डायनेस्टी के फाउंडर, ये हो गए इस डायनेस्टी के फाउंडर। ठीक है, और ये हो गए इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर, मतलब अंतिम शासक। लास्ट रूलर मतलब अंतिम शासक। ठीक है भैया, अंतिम शासक। ठीक, ये बात तो खैर स्पष्ट रूप से दिख रही है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं। ठीक है, हाँ जी। ठीक, अब है क्या कि एक एक करके देखते चलिए कि जैसे पुष्यमित्र शुंग है, तो भाई पुष्यमित्र शुंग ये इंडियन हिस्ट्री के फर्स्ट ब्राह्मण रूलर है, फर्स्ट ब्राह्मण रूलर। ठीक है, फर्स्ट ब्राह्मण रूलर मतलब पहले ब्राह्मण शासक। ठीक है, तो ये भारत के इतिहास के पहले ब्राह्मण राजा है भैया, है ना? पहले ब्राह्मण राजा है। ठीक है, पहले ब्राह्मण शासक या पहले ब्राह्मण राजा। ठीक है, भारत के इतिहास का पहला ब्राह्मण शासक। कभी भी क्वेश्चन पूछे कि भारत के इतिहास का पहला ब्राह्मण राजा। ठीक है ना? हाँ जी भैया, बात तो सही है, जो आपको मिलता है वो हाथों से नहीं लिखा रहता है। भारत के इतिहास का जो पहला ब्राह्मण राजा वो साथियों कौन है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग अचानक से राजा तो बना नहीं। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग अचानक से राजा तो बना नहीं। पुष्यमित्र शुंग क्या हुआ करता था? मौर्य वंश के समय में, मौर्य एम्पायर के टाइम में जो राजा था बृहद्रथ, मौर्य वंश का अंतिम राजा जो बृहद्रथ था, उसी का मंत्री हुआ करता था, ये मिनिस्टर हुआ करता था, और उसी को मारकर ठीक है शुंग वंश स्थापित किया। और कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि दरअसल में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को क्यों मारा? ठीक है ना? भाई पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को क्यों मारा? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ को इसलिए मारा गया क्योंकि कहा जाता है कि मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ वगैरह, ये सब बौद्ध धर्म का इतना सपोर्ट करते थे, इतना सपोर्ट करते थे कि बौद्ध धर्म के नाम पर अगर कोई कितना भी चंदा मांग ले, पैसा मांग ले, ठीक है, कि दिक्कत है, बौद्ध धर्म के लिए मंदिर बनवाना है, ये वो, तो उठाकर दे देते थे। है ना? और बौद्ध धर्म को अपनाने की वजह से ये लोग इतने अहिंसक हो गए थे, इतने शांतिप्रिय हो गए थे कि अगर कोई इनको थप्पड़ भी मार दे तो पलट के उसको जवाब नहीं देते थे। ठीक है, और एक राजा के लिए, एक रक्षक के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है, बहुत खराब बात है, ऐसे देश की रक्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इसी वजह से पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया कि भैया बृहद्रथ को मारकर एक नया वंश स्थापित किया। ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पुष्यमित्र शुंग देश को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि भैया अगर इसी प्रकार से ये लोग अहिंसक रहेंगे और इसी तरीके से चीजें रहेंगी तो फिर कैसे जो है चल पाएंगी। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ठीक है, भारत के इतिहास का पहला ब्राह्मण शासक। ठीक है ना? अच्छा, इन्होंने किसे डिफीट किया? बताए, बहुत बड़ी बात है, इन्होंने डिफीट किया किसे? डिफीट इन्होंने भाई एक विदेशी आक्रमणकारी था, नाम था मिनांडर। ठीक है, मिनांडर को हराया। मिनांडर के बारे में आप एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, मिनांडर को हराया। ठीक है ना? मिनांडर को हराया। ठीक है, किसे हराया भैया? डिफीट, डिफीट। मिनांडर को हराने वाला भैया कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में ठीक है और चीजें जो आप जानेंगे, जैसे इनके पुरोहित कौन थे? ठीक है, इनके पुरोहित कौन थे? ठीक है, पुरोहित का मतलब क्या हो गया? पुरोहित का मतलब हो गया प्रीस्ट, मतलब इनके लिए पूजा पाठ का काम कौन करवाते थे। ऐसे ही इनके राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल मतलब इनके भैया गवर्नर कौन थे? ठीक है, इनके गवर्नर कौन थे? ठीक है, इनके गवर्नर कौन थे? और इनके समय में राजधानी क्या थी? इनके समय में राजधानी क्या थी? राजधानी मतलब कैपिटल। ठीक है, तो इनके समय में राजधानी क्या थी? तो राजधानी जो है वैसे इनके समय से शुरू होकर अंतिम तक एक ही रही, और वो क्या है? वो है विदिशा। क्या है भैया? विदिशा आज के हिसाब से मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया? आज के हिसाब से विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, हाँ जी। और पुरोहित की बात करें तो पतंजलि हुआ करते थे भैया इनके पुरोहित। कौन? पतंजलि इनके पुरोहित थे। ठीक है, पतंजलि कौन इनके पुरोहित थे? पतंजलि इनके पुरोहित थे। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है, पतंजलि इनके पुरोहित थे। राज्यपाल की बात करें तो भैया धनदेव इनके राज्यपाल थे। कौन? धनदेव इनके राज्यपाल थे। ठीक है, तो बिल्कुल याद करना है, धनदेव। ठीक है, धनदेव इनके राज्यपाल थे। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में बहुत अधिक नहीं, देखिए है क्या कि अगर एक स्टोरी की तरह पुष्यमित्र शुंग की बातों को दिमाग में रखना चाहते हैं तो ऐसे समझकर चलिए कि पुष्यमित्र शुंग एक देशभक्त था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग एक देशभक्त था, है ना? अपने देश का, अपने राष्ट्र का भला चाहने वाला एक व्यक्ति, जिसे बृहद्रथ के समय में मंत्री बनाया गया। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक के समय में इसे मंत्री से मिनिस्टर बनाया गया, और इसने देखा कि इस राजा के समय में चीजें अच्छे से नहीं चल रही है, देश की रक्षा नहीं हो पा रही है, देश के दुश्मनों की लगातार मदद करते जा रहा है अनजाने में। ठीक है, तो इसने देखा कि राजा को इतना अहिंसक, इतना शांतिप्रिय नहीं होना चाहिए, नहीं तो देश की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो भरी सेना के सामने, है ना, मतलब पूरी सेना खड़ी हुई है और एक राजा का, ठीक है ना, पूरी भरी सेना खड़ी हुई है और बृहद्रथ जो मौर्य वंश का अंतिम राजा है उसका गला काट दिया पुष्यमित्र शुंग ने। उसका गला तलवार की एक ही बार से काटकर अलग कर दिया और ललकार कर कहा कि जीव ही जीव का आहार है। ठीक है ना, मतलब पुष्यमित्र शुंग ने कहा कि जीव ही जीव का आहार है, मतलब इतनी शांतिप्रिय और इतना अहिंसक होने से राजकाज नहीं चलेगा। ठीक है ना? अच्छा, अब आप देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, क्योंकि ये ब्राह्मण था, राजा बना तो पहला ब्राह्मण शासक कहलाया। ठीक है, अलग अलग इतिहासकार अपने अलग अलग मत देते हैं, फिर ये पहला ब्राह्मण राजा हुआ और इसके द्वारा जो स्थापित किया गया वंश था, है ना, शुंग वंश था, शुंग डायनेस्टी थी, इसे भारत के इतिहास का पहला ब्राह्मण वंश कहा गया। पुष्यमित्र शुंग ने राजा बनने के बाद पहले तो जो चीजें थी सारी चीजों को मैनेज किया, धनदेव को अपना राज्यपाल बनाया, पतंजलि को पुरोहित बनाया, अश्वमेध यज्ञ कराए, साम्राज्य विस्तार किया, एम्पायर एक्सपेंड किया। ठीक है, अपनी कैपिटल जो अभी तक कैपिटल पाटलिपुत्र हुआ करती थी मौर्यों के टाइम में, इसने अपनी कैपिटल विदिशा बना ली। ठीक है, और इसके समय में जो विदेशी आक्रमण हुए, जैसे मिनांडर का आक्रमण हुआ, तो मिनांडर को इसने परास्त किया और देश को सुरक्षित किया। ठीक है ना? अच्छा भाई, अब इसी कड़ी में आप आगे और बढ़ेंगे तो एक राजा है भैया कौन, इसी कड़ी में और आगे आप बढ़ेंगे तो एक राजा है अग्निमित्र। तो अग्निमित्र के बारे में केवल इतना जानिए कि मालविकाग्नि मित्रम का नायक, मालविकाग्नि मित्रम का नायक, मालविकाग्नि मित्रम जो बुक है, ठीक है ना, मालविकाग्नि मित्रम में इसका उल्लेख किया गया है, बस इतनी सी बात याद करिए। ठीक है, बाकी और ऐसा कोई तीर इसने नहीं मारा है कि इसके बारे में याद किया जाए। ठीक है ना? हाँ जी, और कोई ऐसा तीर नहीं मारा है। ठीक है ना? मतलब कह सकते हैं कि इसको किसमें मेंशन किया गया है ना, मेंशन इन मालविकाग्नि मित्रम। और मालविकाग्नि मित्रम आपको याद होगा कि भैया कालिदास के द्वारा लिखी गई थी, मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, सीधी सी बात है। अब इसके बाद और आगे बढ़े तो ये वसुमित्र के बारे में तो ऐसा कुछ पढ़ना ही नहीं है, भागवत पर सीधे सीधे आ जाते हैं। ठीक है ना? इसके समय में क्या हुआ? भागवत के समय में, ठीक है, इसके समय में क्या हुआ कि हेलियोडोरस भारत आया। कौन है हेलियोडोरस? ठीक है, हेलियोडोरस आया। ठीक है, हेलियोडोरस इसके समय आया था। हेलियोडोरस कौन है? ठीक है, हेलियोडोरस, हेलियोडोरस भारत आया। और ये हेलियोडोरस कौन है? ये
ये भैया, ठीक है, दरअसल में राजदूत है किसका, ये तक्षशिला के राजा, तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा, तक्षशिला के, ठीक है, इंडो ग्रीक राजा, तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा, ठीक है, एंटियालकिड्स का राजदूत है, ठीक है, किसका भैया, एंटियालकिड्स, नाम खतरनाक है लेकिन याद तो करना पड़ेगा, एंटियालकिड्स का राजदूत, एंटियालकिड्स का राजदूत, ठीक है, किसका राजदूत है भैया, ये जो है तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा एंटियालकिड्स, तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा एंटियालकिड्स का राजदूत है। एक्चुअली में फॉरेन इन्वेजन इन एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे, प्राचीन काल में विदेशी यात्रा में, तो वहां पर देखेंगे, ठीक है ना, हाँ जी, कि क्या है ये सब चीजें, ठीक है, फिलहाल इसको लिख लेंगे कि भैया हेलियोडोरस भारत आया, हेलियोडोरस केम टू इंडिया, ठीक है, हेलियोडोरस केम टू इंडिया, तो हेलियोडोरस जो है ये भारत आया भैया, ठीक है, हेलियोडोरस भारत आया, ठीक है, हेलियोडोरस, हेलियोडोरस, ठीक है, तो हेलियोडोरस केम टू इंडिया, ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे, भारत का राजदूत था, मतलब ये कौन था, हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि एम्बेसडर ऑफ एंटियालकिड्स, ठीक है, एंटियालकिड्स, ठीक है, एम्बेसडर ऑफ एंटियालकिड्स, भाई एंटियालकिड्स का राजदूत था, किसका, एंटियाल, नाम खतरनाक है, एंटियालकिड्स का राजदूत था, यमन, अगर देखें इसे तो हम यमन राजा भी कह सकते हैं, यमन राजा एंटियालकिड्स का राजदूत था, ठीक है ना, हाँ जी, किसके समय में आया ये, चलिए एक थोड़ा सा करेक्शन इसमें करिएगा, और ये करेक्शन ये है कि ये जो है वसुमित्र के समय में नहीं आया था, बल्कि ये किसके समय में आया था, तो ये भैया आया था भागवत के समय में, किसके समय में, भागवत के समय में, ठीक है, किसके समय आया है ये भागवत के समय में आया, ठीक है, अब देखिए भागवत के समय में आया है, ठीक है, भागवत, ठीक है, अब इसने यहाँ पर आकर क्या किया है वो जरा देखिए, एक्चुअली में ये जो मामला है, अभी आप हल्की सी स्टोरी ध्यान दीजिए कि इंडो ग्रीक जो रूलर्स थे वो दो पार्ट में बटे हुए थे, आगे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, अभी केवल हल्का सा जान लीजिए, इंडो ग्रीक जो रूलर थे ये आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया में ज्यादातर थे, और ये दो पार्ट में बटे हुए थे, ठीक है, इनमें से एक पार्ट जो था वो तक्षशिला और उसके आसपास के एरिया पर रूल करता था, और दूसरा तक्षशिला और उसके आसपास के एरिया पर रूल करता था, और दूसरा पंजाब और उसके आसपास के एरिया पर रूल करता था। तो इंडो ग्रीक की दो ब्रांचेस थी, एक इंडो ग्रीक की ब्रांच वो थी जिसका रूलर मिनांडर था, एक इंडो ग्रीक की ब्रांच वो थी जिसका रूलर, जिसका राजा मिनांडर था, जिसकी सुंग डायनेस्टी से दुश्मनी थी, एंटी था एकदम, और एक दूसरी ब्रांच थी इंडो ग्रीक्स की जो कि सुंग के क्या थे, दोस्त थे, फ्रेंड थे, मित्र थे, ये वही वाला हाल है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है, तो ये जब पढ़ाऊंगा फॉरेन इन्वेजन इन एंशिएंट इंडिया तो वहां पर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना, अभी फिलहाल यहाँ इतना जानिए, ठीक है, हाँ, नहीं तो इसलिए बता दिया कि आप कंफ्यूज हो कि एक इंडो ग्रीक रूलर मिनांडर है जिससे दुश्मनी है, पुष्यमित्र सुंग ने युद्ध करके हराया है उसे, और दूसरा इंडो ग्रीक रूलर है या फिर एंटियालकिड्स जिसने अपना राजदूत, अपना एम्बेसडर भेज दिया, ठीक है ना, तो ये चीज समझ आए। ये जो हेलियोडोरस है इसने भारत आकर क्या किया, ये जो हेलियोडोरस है ये इसने भारत आकर पहले तो वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया, ठीक है ना, वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया, ठीक है, वैष्णव धर्म का नहीं हो गया, वैष्णविज्म, ठीक है, भागवत धर्म जिसे कह सकते हैं, तो वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लिया और गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया, गरुड़ स्तंभ, ठीक है ना, गरुड़ स्तंभ, ठीक है, क्या किया इसने, गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया, ठीक है, गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया, ठीक है, मतलब गरुड़ स्तंभ बनवाया कह सकते हैं, बिल्ट, गरुड़ पिलर, ठीक है ना, तो गरुड़ पिलर या गरुड़ स्तंभ का निर्माण इसने कराया, ठीक है, कहां पर कराया भाई, गरुड़ स्तंभ का निर्माण इसके द्वारा कहां कराया गया, तो ये बेसनगर में कराया गया, ठीक है, बेसनगर नाम की एक जगह है वही मध्य प्रदेश में ही, ठीक है ना, ठीक, तो बेसनगर वही विदिशा मध्य प्रदेश में ही है, बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश में ही है, तो यहीं पर इसने गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में ही, ठीक है, और बेसनगर मध्य प्रदेश में इसने गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया, और इसमें श्री कृष्ण को क्या कहा गया है, इसमें श्री कृष्ण को क्या कहा गया है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि श्री कृष्ण को कहा गया है देवो देवस, क्या कहा गया है इसमें श्री कृष्ण को इसमें देवो देवस कहा गया, क्या कहा गया, देवो देवस, ठीक है, देवो देवस कहा गया, ठीक है, देवो देवस मतलब क्या होता है समझ रहे हैं, देवताओं का देवता, क्या कहा गया भैया, देवो देवस, ठीक है, देवो देवस मतलब देवताओं का देवता, देवो देवस, ठीक है, ठीक, देवताओं का देवता, मतलब यूं समझ लीजिए कि तक्षशिला से आया हुआ यह राजदूत, तक्षशिला से आया हुआ यह एम्बेसडर, ठीक है, तक्षशिला से आया हुआ यह एम्बेसडर, ठीक है, इसने क्या किया, ये श्री कृष्ण के भागवत रिलीजन से, भागवत धर्म से, वैष्णव धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि इसने वैष्णव धर्म को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद विष्णु जी के ही सम्मान में, श्री कृष्ण के सम्मान में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया, मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित बेसनगर में, और इसमें श्री कृष्ण को देवो देवस कहा गया है, देवो देवस का मतलब देवताओं का देवता, गॉड ऑफ गॉड, ठीक है ना, हाँ जी, अच्छा भाई, हाँ, बाकी क्या करना है, बाकी ये वाला अलग से लिख देते हैं, ठीक है, ये क्या था भैया, अंतिम शासक था ना, ये इस वंश का क्या है भैया, ये इस वंश का अंतिम शासक है, मतलब लास्ट रूलर है, ये इस वंश का अंतिम शासक है, मतलब लास्ट रूलर है, ठीक है, अच्छा भैया, अब इसके बाद और क्या याद कर लो यहाँ पर, साथ में यह याद कर लीजिए कि भैया देवभूति, ठीक है, इसकी हत्या, ठीक है, हाँ, हत्याएं बहुत होती थी इस काल में, हत्याओं का तो दौर ऐसा चलता जैसे लग रहा है असली कलयुग वही था, ठीक है, बाकी तो क्या ही कह सकते हैं, ठीक है, इसकी हत्या, ठीक है, इसकी हत्या वासुदेव ने की, किसने, वासुदेव, अब ये वासुदेव कृष्ण नहीं है, केवल नाम वासुदेव है, ठीक है ना, ठीक, इसकी हत्या वासुदेव ने की, ठीक है, कण्व वंश स्थापित किया, कण्व वंश स्थापित किया, ठीक है ना, कण्व वंश स्थापित किया, ठीक बात है, एज इट इज, तो भैया सिंपल सी चीज है कि वासुदेव जो था, वासुदेव किल्ड, ठीक है, देवभूति एंड एस्टैब्लिश्ड कण्व डायनेस्टी, ठीक है, तो एज इट इज आपको याद कर लेना भैया, ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका सुंग डायनेस्टी खत्म, ठीक है, सुंग डायनेस्टी खत्म हो गया, ये सुंग डायनेस्टी आपका खत्म हो गया, ठीक है, ठीक, बिल्कुल याद करना है, ठीक है, नहीं इससे कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना बढ़िया, ठीक है, तो ये आपकी सुंग डायनेस्टी खत्म हो गई, सुंग डायनेस्टी, सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति, ठीक है, देवभूति को वासुदेव ने मार दिया, ठीक है, देवभूति को वासुदेव ने मार दिया, और एक नया वंश स्थापित किया, कण्व वंश, देखिए जैसे को तैसा, इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग ने अपने पहले के शासक मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ को मारा था, तब ये वंश स्थापित हुआ था, वैसे ही इस वंश के अंतिम शासक को जिसने मारा उसने एक नया वंश स्थापित किया, तो इस टाइम पर यही चलता था, मारो और वंश स्थापित करो, ठीक है ना, मारो और वंश स्थापित करो वाला कांसेप्ट चल रहा था, ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इसकी कहानी खत्म हुई, अब हम कण्व वंश, देखो कण्व वंश में कुछ खास ऐसा दम है नहीं, ठीक है ना, कुछ
कुछ खास ऐसा कम है नहीं कि आप बहुत इसमें परेशान हो, ठीक है, लेकिन फिर भी बाकी ये है कि आपको बता दें कि 187 से 75 ईसा पूर्व, ठीक है ना, सुंग डायनेस्टी रही 187 से 187 से, ठीक है, 187 से 75 ईसा पूर्व, ठीक है, 187 से 75 ईसा पूर्व या 75 बीसी, ठीक है, ये रहा सुंग डायनेस्टी का टाइम पीरियड, ठीक है। चलो ये हो गया। अच्छा अब हम कर्ण वंश पढ़ेंगे, कर्ण वंश, और कर्ण वंश में कुछ पढ़ना ही नहीं है। हाँ, कर्ण वंश में कुछ नहीं पढ़ना है। अब आप कहेंगे सर है क्यों, फिर नाम के लिए है कर्ण वंश, ठीक है। वासुदेव संस्थापक है, ठीक है, वासुदेव इस वंश का संस्थापक है भैया, ठीक। और इस वंश का अंतिम शासक कौन है? सुशर्मा। सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक है बस, ठीक है, सुशर्मा, ठीक है, फाउंडर, ठीक, अंतिम शासक, अंतिम शासक, लास्ट रूलर। इनके बारे में इतिहास में कुछ खास ऐसा मिलता नहीं है जो पढ़ा जाएगा। बाकी राजधानी, राजधानी की बात करें एम्पायर ना, कैपिटल, तो कैपिटल तो भैया पाटलिपुत्र ही थी, ठीक है, पाटलिपुत्र ही थी, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, पाटलिपुत्र, ठीक। अब सुशर्मा की बात करें, ठीक है, तो सुशर्मा के बारे में क्या कहा जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, अच्छा ठीक। अब इसके बाद देखिए सुशर्मा की अगर बात करते हैं तो सुशर्मा के बारे में क्या जान लीजिए कि इसकी हत्या, ठीक है, इसकी हत्या सिमुक ने की, सिमुक ने कर सातवाहन वंश स्थापित किया, सातवाहन वंश, ठीक है, स्थापित किया, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे याद कर लेना है आपको कि सिमुक किल्ड सुशर्मा, ठीक है, एंड एस्टैब्लिश्ड ठीक है। तो इनके बारे में बस इतनी सी बात आपको ध्यान देनी है, जो आपकी स्क्रीन पर है। क्या करना है भैया, सिंपल है कि कर्ण वंश की हम बात कर रहे हैं, कर्ण डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं। कर्ण डायनेस्टी की अगर बात करें तो कर्ण डायनेस्टी का संस्थापक वासुदेव था, जो कि सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति को मारकर, ठीक है, इस वंश की स्थापना करता है। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा है, जिसे मारकर सिमुक सातवाहन वंश स्थापित करेगा। हालांकि सिमुक ने कभी सुशर्मा पर आक्रमण किया था, पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था, मगध पर आक्रमण किया था, ऐसा कोई है ना साक्ष्य प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन पुराणों में ऐसी बात लिखी हुई है, तो वही आपको बताया जाता है, ठीक है ना। अच्छा भैया अब है क्या कि भैया बाकी सब तो ठीक है, इसमें और क्या जानना है, इसमें और कुछ ऐसा नहीं है। इसके बाद हम अपने अलग मतलब नए वंश पर आ जाएंगे, सातवाहन वंश पर। बाकी ये है कि इसका टाइम पीरियड भी आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, 75 से 30 ईसा पूर्व या फिर बीसी, 75 से 30 ईसा पूर्व या बीसी भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी, ठीक है, कर्ण वंश आपका खत्म हो गया, ठीक है, ये कर्ण वंश भी खत्म हो गया, ठीक, कर्ण वंश हो गया। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। और आपको बता दें भैया कि एकदम आप निश्चिंत रहें, पूरे यूट्यूब पर, पूरे एजुकेशन फील्ड में जितना जबरदस्त आपको यहाँ पर कंटेंट मिल रहा है, जितना जबरदस्त आपको यहाँ पर नोट्स मिल रहा है, जितने प्रॉपर तरीके से आपको चीजें पढ़ाई जा रही है, समझाई जा रही है, फिर नोट्स दिया जा रहा है, फिर क्विज दिया जा रहा है, फिर प्रैक्टिस भी उसकी कराई जा रही है, ठीक। देखा जाए सातवाहन वंश की बात होने जा रही है इसके भैया, सातवाहन वंश की। तो आइए देख लिया जाए सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, ठीक है। सातवाहन वंश की बात करें अगर हम, सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन वंश की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज की इसका संस्थापक कौन था? राजधानी इनकी क्या थी? राजधानी मींस कैपिटल, ठीक है। और इसके बाद इनकी राजभाषा क्या थी? राजभाषा या अभिलेखों की भाषा, इनके जो अभिलेख मिले हैं, अभिलेखों की भाषा, इनके टाइम पे जो भी अभिलेख मिले उन अभिलेखों की भाषा क्या है? लैंग्वेज ऑफ इंस्क्रिप्शंस, लैंग्वेज ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। इसी प्रकार से एक चीज, ये चीज यहाँ लिख लेंगे, जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्सेस। समय में जो सर्वाधिक सिक्के चलाए गए वो किसके थे? इनके समय में जो सर्वाधिक सिक्के चलाए गए, इनके समय में जो सर्वाधिक सिक्के चलाए गए, मतलब मोस्ट कॉइंस, मोस्टली जो कॉइंस थे वो किसके बने हुए थे? और इसके अलावा इनके समय में ये इनके बारे में एक बहुत बड़ी चीज है जो कही जाती है, क्या कि शासक बनने से पूर्व, शासक, ठीक है, शासक बनने से पूर्व, शासक बनने से पूर्व मौर्यों के अधीन, मौर्यों के अधीन, मतलब सब समझाता हूँ, लिख लीजिए, अधीन स्थानीय शासक थे, स्थानीय शासक थे, ठीक है, स्थानीय शासक थे, ठीक है, स्थानीय शासक थे, ठीक है। बिफोर, ठीक है, देखिए अब इस वंश का संस्थापक कौन है भैया, ठीक है ना। इसके संस्थापक की अगर बात करते हैं तो संस्थापक है भैया सिमुक। कौन संस्थापक है? सिमुक। पूरा नाम सिमुक सातवाहन भी लिख सकते हैं, सिमुक संस्थापक है। कौन? सिमुक संस्थापक है, मतलब सिमुक सातवाहन, ठीक है भैया, सिमुक सातवाहन, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम शासक की बात करें, अंतिम शासक है पुलुमावी तृतीय, पुलुमावी तृतीय, पुलुमावी थर्ड, पुलुमावी थर्ड, ठीक है। राजधानी क्या थी इनकी? राजधानी इनकी हुआ करती थी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, ठीक है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि, है ना, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि शुरू में इनकी राजधानी महाराष्ट्र में अमरावती में हुआ करती थी, लेकिन फिर प्रतिष्ठान है, ठीक है ना। हाँ
इसके बाद अभिलेखों की भाषा, प्राकृत। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो डाउट बचेगा नहीं, ठीक है, डाउट पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सर्वाधिक सिक्के किसके थे इनके समय में? तांबे के थे, ठीक है, तांबे के मतलब कॉपरमेड, ठीक है, कॉपरमेड, ठीक है, तांबे के थे इनके समय ज्यादातर जो भी सिक्के थे। जानकारी के स्रोत की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो दो है इनकी जानकारी के स्रोत में, दो चीजें मुख्य रूप से, ठीक है। क्या? एक तो मत्स्य पुराण, क्या है? एक तो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, तो मत्स्य पुराण है, ठीक है। और दूसरा क्या है? अभिलेख, अभिलेख, ठीक है, अभिलेख मीन्स इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अब जरा एक बार नजर डालिए, आप समझिएगा ध्यान से, ये तो लिखवाने वाली बात हो गई, ठीक है ना। हाँ, ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा बिल्कुल सातवाहनों ने शुरू की थी, ब्राह्मणों को और बौद्धों को, ब्राह्मणों को और बौद्धों को दान देने की प्रथा इन्होंने शुरू की थी, ठीक है ना, जिसका विस्तार आप देखेंगे तो गुप्तों के समय में हुआ, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी डांस करके दिखा रहे हैं, ध्यान दिए, पढ़ाई करने आए हो, एंटरटेनमेंट करने आए हो। चलिए ध्यान दीजिए, सातवाहन वंश की बात कर रहे हैं, तो जब हम सातवाहन वंश की बात करेंगे, सातवाहन डायनेस्टी की बात करेंगे, जब हम सातवाहन वंश की बात करेंगे, जब हम सातवाहन डायनेस्टी की बात करेंगे, तो इसमें हमने सबसे पहली बात बताई कि देखो सिमुक इस वंश का संस्थापक है, इस वंश का फाउंडर है, ठीक है, और इस वंश का अंतिम शासक पुलमावी थर्ड है। इस बीच में कई सारे शासक आए हैं, है ना, उसमें से दो तीन इंपॉर्टेंट है जो अभी आगे हम लिखवाएंगे, मेंशन कराएंगे, बताएंगे। इन्होंने अपनी कैपिटल प्रतिष्ठान बनाई, आज के हिसाब से प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ता है, आज के हिसाब से प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ता है। और यही बात अपने आप में बहुत बड़ी है, यह साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि मौर्यों के बाद साउथ इंडिया में जो सबसे पावरफुल हुए वो सातवाहन हुए। सातवाहन जो है ये मौर्यों के बाद आए जरूर है, लेकिन साउथ इंडिया में आए हैं, नॉर्थ इंडिया में नहीं आए हैं। और ये वाली जो बात यहाँ पर लिखी है, ये वाली बात जो यहाँ पर लिखी है कि भैया कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को मारकर, है ना, कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को मारकर सिमुक ने सातवाहन वंश स्थापित किया, ये इतिहास में क्या है? वेरीफाइड नहीं है, ठीक है, ये वेरीफाइड नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी है, और ये बहुत जगहों पर लिखा मिलता है, इसलिए एज इट इज आपको लिखवा दिया जाता है, हर जगह पर बुक में आप पाएंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि ये वेरीफाइड है तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि पुराण में कहां पर? भाई मत्स्य पुराण में ये बात लिखी हुई है कि सिमुक ने, ठीक है, कर्ण वंश के अंतिम शासक को मारा था, इसलिए इसको बता दिया जाता है। बाकी वास्तविकता ये है कि यह बात सही प्रतीत नहीं होती, ठीक है। क्यों प्रतीत नहीं होती? क्योंकि कर्ण वंश जब स्टार्ट हुआ उसके पहले ही सातवाहन वंश स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, कर्ण वंश जब स्टार्ट हुआ उसके पहले ही सातवाहन वंश स्टार्ट हो चुका था, इसलिए ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। और सातवाहन वंश 60 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था, कब भैया? 60 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब शुरुआत हुई थी, तो इस वजह से ऐसा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, अलग अलग इतिहासकारों में इसको लेकर अलग अलग मतभेद भी है, ठीक है, और वो मतभेद होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि इतिहास है, अलग अलग सोर्सेस है, अलग अलग बातें अलग अलग जगह में लिखी मिल जाती है, ठीक बात है। तो वो याद रखेंगे कि 60 ईसा पूर्व, ठीक है, 60 ईसा पूर्व या फिर बीसी में, ठीक है, यह डायनेस्टी या वंश शुरू हुआ, और एग्जैक्टली कहां तक गया इस बारे में जानकारी नहीं है, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, और इसे मगध एम्पायर में इंक्लूड करने के पीछे कारण है मत्स्य पुराण में लिखी हुई यह बात, ठीक है ना। इसे मगध एम्पायर में इंक्लूड करने का कारण है, ठीक है, रखने का कारण है मत्स्य पुराण में लिखी हुई यह बात कि सुशर्मा की हत्या सिमुक ने करके इस वंश को स्थापित किया था, ठीक है ना। अच्छा भैया चलिए, तो उस चीज को यहाँ पर आपको बताया गया है। आगे अभिलेख इनके कई सारे हैं जिनकी भाषा प्राकृत है, मतलब प्राकृत लैंग्वेज में है। सर्वाधिक सिक्के इन्होंने जो चलवाए थे वो तांबे के चलवाए थे, ठीक है। भारत के इतिहास में तांबे के सर्वाधिक सिक्के किसने चलवाए, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप यही बताएंगे, ठीक है। भारत के इतिहास में तांबे के सर्वाधिक सिक्के तो आप यही बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से सातवाहन जो है ये शासक बाद में बने, जब मौर्य एम्पायर हुआ करता था तो मौर्यों के अंडर में ये काम करते थे, ये मौर्यों के अंडर में काम करते थे, ठीक है ना। हाँ जी, बाकी जानकारी के ये स्रोत है अभिलेख और मत्स्य पुराण, ठीक है, अभिलेख और मत्स्य पुराण। तो चलिए अब जरा कुछ और चीजों की बात कर ली जाए, ठीक है, और इसी में कुछ चीजें अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, इसको अलग से भी ऐड करके आपको बता सकते हैं, बता देते हैं, और फिर जो है हम इसके प्रमुख शासकों पर आ जाते हैं, ठीक है। सातवाहन वंश की बाद में कुछ और चीजें हैं जो इसमें हम ऐड कर सकते हैं सातवाहन वंश में, ठीक है। तो देख लिया जाए कि और क्या चीजें हैं जो इसमें ऐड कर लिया जाए, ठीक है। जैसे इनकी जो सोसाइटी थी, ठीक है, इनकी जो सोसाइटी थी मतलब जो समाज था, इनकी जो सोसाइटी थी, इनका जो समाज था वो कैसा था, ठीक है, और इनकी जो मोनार्की थी मतलब जो राजतंत्र था इस समय का वो कैसा था, ठीक है, मोनार्की, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर देख लेंगे, मोनार्की मतलब राजतंत्र। तो अब इसमें आप ये देखेंगे कि जो मोनार्की थी, जो राजतंत्र था वो कैसा था, वो पितृसत्तात्मक था, कैसा था? पितृसत्तात्मक था, मतलब लड़कों को ही सत्ता मिलती थी, ठीक है, पैट्रियार्कल था, ठीक है, क्या था? पैट्रियार्कल था, पैट्रियार्कल था, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं समाज की तो ये कैसा था? ये मात्र सत्तात्मक था, कैसा था? ये मात्र सत्तात्मक था, मैट्रियार्कल था, मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक था मतलब मैट्रियार्कल था। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या है पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल, ठीक है ना। तो एक तो मैट्रियार्कल, ठीक है, और दूसरा पैट्रियार्कल, दोनों ही आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ से कहीं तक कोई दिक्कत होनी चाहिए, और इसको पहले भी हमने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आप याद करें तो हमने बताया था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो भी मात्र सत्तात्मक थी, मतलब जो सोसाइटी थी, सोसाइटी में महिलाओं का महत्व ज्यादा था। ऐसे समझिए कि सोसाइटी जो थी, जो समाज था, उसमें महिलाओं का महत्व ज्यादा था, ठीक है, महिलाओं का महत्व ज्यादा था। लेकिन जो राजतंत्र था, जो राजा बनते थे वो है ना लड़के ही बनते थे, पुरुष ही बनते थे, ये इसका मतलब है, ठीक है ना। हाँ अच्छा, और देखा जाए इसमें जो कुछ अन्य सिक्के इनके समय में चलाए गए थे, जो अन्य सिक्के थे इनके समय में, अदर कॉइंस, ठीक है, और भी कई धातुओं के इन्होंने सिक्के चलाए। लेकिन ये है कि अन्य सिक्कों को याद करने से बेहतर है कि मैं आपको एक बात बता दूं कि अन्य सिक्कों में कुछ स्पेशल सिक्के हैं जो ध्यान रखिएगा, उसके लिए इसको बताना जरूरी है, ठीक है, सारे नहीं याद करने, क्या जरूरी है वो ध्यान दीजिएगा। तो अदर कॉइंस में मैं कहूंगा कि जो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इन्होंने, अरे भाई चांदी के सिक्के भी चलाए इन्होंने, ठीक है, चांदी के सिक्के भी इन्होंने चलाए, मतलब सिल्वर मेड, ठीक है, सिल्वर मेड भी चलाए इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा भाई इन्होंने प्रोटीन के सिक्के चलाए, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन एक विशेष प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन एक विशेष प्रकार का मतलब समझिए कि एक मिट्टी नुमा चीज होती है, उससे भी सिक्के बनवाए इन्होंने, ठीक है। इनके समय में जो और सिक्के चलाए गए, ठीक है, वो शीशे के भी सिक्के इन्होंने, शीशे के सिक्के इन्होंने चलाए थे, ठीक है, चमड़े के सिक्के इन्होंने चलाए थे, ठीक है, चमड़े के सिक्के भी इन्होंने चलाए थे। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है, लेदर के, ठीक है, किसके भैया? लेदर के सिक्के। तो यही दो आपको याद करने, इन दोनों पर मैं अलग से स्टार भी लगाऊंगा कि भैया चमड़े, भारत के इतिहास में चमड़े और प्रोटीन के सिक्के किसने चलाए, भारत के इतिहास में चमड़े और प्रोटीन के सिक्के किसने चलाए, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान देना है कि भारत के इतिहास में चमड़े और प्रोटीन के सिक्के किसने चलाए, तो बिल्कुल याद रखना है, सातवाहन वंश, सातवाहन डायनेस्टी के द्वारा चमड़े और प्रोटीन के सिक्के भी चलाए गए थे। एक बात तो स्पष्ट है कि इन्होंने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे, ठीक है ना। हाँ जी, सोने के सिक्के इन्होंने नहीं चलाए, जो कि आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर हमने सोना नहीं मेंशन किया है, चमड़ा, चांदी, प्रोटीन मेंशन किया है, और यहाँ पर जो बताया गया कि सर्वाधिक सिक्के किसके थे, तो तांबे के थे, ठीक है। इसका मतलब है स्पष्ट कि सोने के सिक्के इनके द्वारा नहीं चलाए गए थे, ठीक है ना। हाँ जी, बाकी और एक पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या कि ब्राह्मणों या इनके
लीजिए सीधे सीधे एक पॉइंट लिख ले, भूदान, है ना, कर मुक्त भूमि, कर मुक्त भूमि दान देने की प्रथा शुरू की, कर मुक्त भूमि दान देने की प्रथा शुरू की, दान देने की प्रथा शुरू की, ठीक है, प्रथा शुरू की, कर मुक्त भूमि दान देने की प्रथा शुरू की, ठीक है, एज इट इज, ठीक है। आइए, स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ, स्टार्ट किया जाएगा किसको, ब्राह्मणों को किया जाएगा, बौद्धों को किया जाएगा, ठीक है ना। तो ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान देने की प्रथा, ठीक है, ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान देने की प्रथा इन्होंने शुरू की, ठीक है। एक पॉइंट और इसमें मेंशन करेंगे, वो ये कि सीसे के सिक्के भी चलवाए, है ना, सीसे के सिक्के भी इन्होंने चलवाए थे, और सीसे को अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो लेड लिखिएगा, ठीक है ना, सीसे के सिक्के भी इन्होंने चलवाए थे, ठीक है, सीसे के सिक्के। तो इन्होंने जो सिक्के चलवाए चमड़े के प्रोटीन के सीसे के, ये अलग लेवल के सिक्के हैं, सामान्यतः सबने ऐसे सिक्के नहीं चलवाए हैं, ठीक है। और इधर जो कर मुक्त भूमि दान देने की प्रथा है वो जो है इन्होंने स्टार्ट करी, स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग टैक्स फ्री लैंड। एक और शासक है स्ट्रैम्बो नाम का, जो हम विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे तो उसे बताएंगे, एक स्ट्रैम्बो नाम का शासक है, उसने भी सीसे के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। लेकिन ये है कि सातवाहनों के बारे में ध्यान रखें, भारत के जितने भी वंश है उसमें सातवाहनों ने सीसे के सिक्के चलवाए, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, अब देखिए अब क्या करना है कि भाई शुरुआत यहाँ से करते हैं, सिमुक से, ठीक है, शुरुआत यहाँ से करते हैं सिमुक से। सिमुक की बात करें तो सिमुक के बारे में कुछ ऐसा लिखना नहीं है, ठीक है, सिमुक के बारे में कुछ लिखना नहीं है, सिमुक के बारे में सिर्फ इतना जानना है कि भैया ये संस्थापक था, बात करता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या, सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम, ठीक, सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी फर्स्ट, ठीक है, सातकर्णी फर्स्ट। अब भाई सिमुक क्या है, इस वंश का संस्थापक है, बस इतना समझिए। इसमें अगला जो प्रमुख शासक है, इसमें जो प्रमुख शासक है वो है